संभल हिंसा की जांच तेज हो गई है। न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में बयान दर्ज कर रही है। आज शाम 4 बजे तक हिंसा से संबंधित बयान दर्ज होंगे। शासन की ओर से गठित 3 सदस्यीय आयोग बयान दर्ज करा रहा है। बयान दर्ज कराने के लिए बाकायदा गेस्ट हाउस के गेट पर पोस्टर चस्पा किया गया। इससे पहले संभल पहुंची 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने जामा मस्जिद का दौरा किया। करीब 20 मिनट जामा मस्जिद में रहने के बाद टीम हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंची। 3 सदस्यीय जांच आयोग में जस्टिस अरोड़ा के अलावा रिटायर्ड आईपीएस ए के जैन, अमित प्रसाद शामिल हैं। आपको बता दें, बीते साल 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान यहां जमकर हिंसा और बवाल हुआ था। इस बवाल में 4 लोगों की मौतें हुई थी, वहीं 29 पुलिस वाले घायल हुए थे। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं संभल। हमारे सहयोगी सुनील कुमार जो हैं हमें ताजा जानकारी दे रहे हैं। सुनील, विस्तार से बताइए पूरी खबर। देखिए, घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल पहुंची है। टीम सबसे पहले जामा मस्जिद के उस हिंसा प्रभावित इलाके में गई है जहां पर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। 4 लोगों की हिंसा में मौत हुई थी, करीब 30 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो वहां कोटगरबी इलाके में बारीकी से तमाम उन स्थानों को देखा गया है जहां पर ये हिंसा हुई थी। आपको बता दें कि ये न्यायिक जांच आयोग की टीम का दूसरा दौरा था। इससे पहले भी यहाँ पर टीम आई थी, यहाँ हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया था। वहीं आज की खास बात यह है, टीम ने जामा मस्जिद का भी निरीक्षण किया है। टीम करीब 20 मिनट जामा मस्जिद इलाके में रही है जहां पर जामा मस्जिद का निरीक्षण किया गया है। वहीं आपको बता दें, इस दौरान हिंसा की फॉरेंसिक जांच भी हुई थी। तो एसपी ने इस संबंध में मिले पाकिस्तानी कारतूस और दूसरे कारतूसों के संबंध में भी आयोग को अवगत कराया है। इसके बाद टीम संभल कोतवाली पहुंची है जहां से लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में आई हुई है। यहाँ पर हिंसा से संबंधित लोगों के बयान दर्ज होने हैं। इस संबंध में एक पंपलेट बाकायदा गेट पर लगाया गया है। 4 बजे तक ये बयान दर्ज होने हैं। वहीं आपको बता दें, हरि मंदिर केस के वादी भी यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। तो लोगों का इंतजार है जहां बयान दर्ज होने हैं। न्यायिक जांच आयोग की टीम पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मौजूद है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें पूरी खबर पर। आगे भी अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ पर बनी जेपीसी की आज लखनऊ में अहम बैठक हो रही है। बैठक में शिया सेंट्रल बोर्ड के सदस्य और यूपी अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी शामिल हैं। और जेपीसी की मीटिंग में अध्यक्ष जगदम्बिका पाल, जेपीसी के सदस्य एआईएमआईएम सांसद असद ओवैसी, इसके अलावा आप सांसद संजय सिंह, एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौजूद हैं। इस बैठक में यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए हैं। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ कानून में संशोधन का स्वागत किया है और कहा है कि हमारा प्रमुख मकसद मुस्लिम समुदाय का समग्र विकास है। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई है, हम उसका वेलकम करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यही सकारात्मक चर्चा आज यहाँ होगी। वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। बैठक में शामिल मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो प्रस्ताव आ रहे हैं उन पर कमेटी चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकार की मंशा है सबको उसका लाभ मिले। नहीं, देखिए, विरोध करने वाले जो लोग, कुछ लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अवैध कब्जा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो महिलाएं हैं, गरीब कमजोर मुस्लिम हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। इस नाते सरकार की नीयत एकदम साफ है कि सबको उसका लाभ मिले उस जमीन का, और कोई सरकार की मंशा नहीं। प्रयागराज महाकुंभ में वीवीआईपी मेहमान भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ जाएंगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। और सूत्रों की माने तो अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ में जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। तो राष्ट्रपति 10 फरवरी को जाएंगे, उपराष्ट्रपति 1 फरवरी को जाएंगे। सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। 27 जनवरी को गृहमंत्री अमित शाह कुंभ जा सकते हैं और 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ जाएंगे।
महाकुंभ में इस बार देश विदेश की तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं। वहीं संगम में आस्था की डुबकी लगाने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी महाकुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने कई शिविरों का दौरा किया और महाकुंभ के इंतजाम को देखकर योगी सरकार की तारीफ की। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत व्यवस्थित हैं। अब मुझे प्रसन्नता हुई, मैंने बहुत सारे कैंपों में जाकर के देखा है, अब मुझे बहुत प्रसन्नता है। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भव्य और दिव्य महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का पवित्र संगम देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ लगा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में संगम स्नान का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का आज 9वां दिन है। आज महाकुंभ में 15,97,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसमें 10 लाख कल्पवासी और 5,97,000 श्रद्धालु शामिल हैं। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रशासन एक्शन में है। खुद सीएम योगी ने प्रयागराज का दौरा कर मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान के दौरान व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मौनी अमावस्या पर 256 स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी है। इसमें 56 स्पेशल ट्रेनें होंगी। महाकुंभ मेला 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। महाकुंभ में दुनिया भर से आए श्रद्धालु सन्यासियों की खूब चर्चा हो रही है और इसी कड़ी में राजस्थान से आए कबूतर बाबा भी सुर्खियों में हैं, क्योंकि कबूतर बाबा की चर्चा है। आशिका सिंह हमारी सहयोगी, उन्होंने उनसे खास बातचीत की है। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ की ये बहुरंगी दुनिया हर किसी को लुभा रही है। दूर दूर से आए साधु सन्यासियों ने यहाँ अपनी साधना से लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। सनातन संस्कृति की इसी अभूतपूर्व उत्सव के एक एक रंग को आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार प्रयाग नगरी में डटी हुई है। महाकुंभ की अनगिनत कहानियों में एक कहानी महंत राजपुरी महाराज से भी जुड़ गई है। राजस्थान के मेवाड़ से महाकुंभ पहुंचे महंत राजपुरी महाराज को यहाँ लोग कबूतर बाबा के नाम से भी जानते हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो जूना अखाड़े जरूर आते हैं और जूना अखाड़े की 16 मणि की एक कुटिया सबके लिए आकर्षण का विषय बनी हुई है। जो भी भक्त आते हैं उनके कदम इस कुटिया तक जरूर आते हैं। मेवाड़ से आए हैं, कबूतर वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और तस्वीरें बोलती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये तस्वीर अपने आप स्वयं बोल रही है। देखिए, जटा जूटधारी है, भस्म रमाए हुए हैं और सर पर एक कबूतर विराजमान है। ओम नमो नारायण। क्या क्या खास बात है? ये आपका कबूतर शिष्य है कि आपके साथ हमेशा बना रहता है, साथी है? ये तो जीव शिव का खेल है। जीव सो शिव है, ये तो शिव की माया है जो जीव शिव है, बस इसकी सेवा है। ये सब एक ही है लक्ष्य, जीव की सेवा करो, प्रेम है इससे और कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कि कबूतर और उनका नाता अब का नहीं बल्कि 10 साल का है। बाबा जहाँ जाते हैं ये भी वहाँ जाता है। कितने वर्षों से आपके साथ है? 10वां वर्ष लग गया है। अरे वाह। और सोते जागते हमेशा आपके साथ रहता है? साथ में रहता है हमेशा। तो कुंभ मेला कैसा इस बार लग रहा है आपको? बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आपने स्नान किया? गए हम, ये भी गया स्नान में तो। अच्छा। हाँ। और दिन भर मैं देख रही हूँ ना, भक्तों का तांता लगा रह रहा है। अब ये भक्तों के भाव है और ये दुनिया तो सिर्फ वो इसे देखने आ रही, वो उनको एक ही खिलौना जैसा खिलौना वाला खेल हो रहा ना, इनको सब खिलौना ही लग रहा है। बाबा जी एक खिलौना लेके घूम रहे, कबूतर कबूतर, परंतु जो दिख रहा है वो है नहीं है और है जो दिखता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? क्या इंगित करना चाह रहे हैं कि जो है वो दिख नहीं रहा? क्या कहना चाहेंगे?
बस तो जो ये अगर जो इसकी माया है, अब इसको दूसरे को कबूतर ही दिख रहा है ना, तो कबूतर है ये, और जिसको जो जो दिख रहा है उसमें वही है। जूना अखाड़े से जुड़े बाबा राजपुरी महाराज की अपनी तरह की साधना है, जिसे वो पूरी तल्लीनता के साथ कर रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के खाने पीने के लिए डबल डेकर बस में वेजिटेरियन फूड रेस्टोरेंट खोला गया है, जिसमें दावा है कि श्रद्धालुओं को सही कीमत पर प्योर शाकाहारी खाना परोसा जाएगा। न्यूज 18 संवाददाता ने पंपकिन नाम के डबल डेकर बस का जायजा लेकर रेस्टोरेंट के मालिक से खास बातचीत की। महाकुंभ मेले में एक डबल डेकर बस आई है, जो कि चलने के लिए नहीं बल्कि खान पान के लिए है, और पंपकिन ब्रांड की ये बस आप देख सकते हैं कि किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें काफी लोगों के बैठने की व्यवस्था है, खासतौर पर इसमें एसी भी है, फैन भी है और सीसीटीवी कैमरास भी इसमें लगे हैं, जो आपको एक अलग अनुभव देता है। और इसके ग्राउंड फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किचन भी है, और जहां से यहाँ पर जो भी यहाँ पर तैयार होगा फूड आइटम वो यहाँ पर सर्व किया जाएगा। और ये अपने आप में यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है, यानी कि ये डबल डेकर बस जो है वो फूड कोर्ट के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। इसमें एक टेलीविजन भी है, मनोरंजन का भी पूरा इंतजाम है, और यहाँ पर एक अलग अनुभव आपको यहाँ पर होगा, चूंकि आप महाकुंभ में अगर आएंगे और अगर इस फूड कोर्ट में आते हैं जो मीडिया सेंटर के पास लगाया गया है, तो आप वाकई यहाँ पर एक अलग अनुभव होता है। क्या कुछ यहाँ पर मिलेगा और किस तरह से आप यहाँ पर आकर इसके व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर इस फूड कोर्ट यानी कि ये जो पंपकिन है इसके ओनर और यहाँ पर जिसके फाउंडर हैं मनवीर जी, उनसे बातचीत करते हैं। मनवीर जी, सबसे पहले बधाई कि आपने महाकुंभ में एक ऐसी यहाँ पर सौगात दी है। क्या सौगात है ये, क्या किसकी स्पेसिफिकेशंस है और किस तरह से इसमें अलग अनुभव देने का आपके मन में विचार आया है? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कुछ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट से हटके हम लोग कुछ इनोवेटिव करें, जस्ट बिकॉज मतलब रिलीजियस प्लेसेस पे जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि जो स्टैंडिंग आउट जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे कुछ डिफरेंट यूनिक और कंसेप्ट लेके आए, जिसमें हम रिलीजियस प्लेसेस पे एक ऐसा अपने गेस्ट को अनुभव दे सके कि वो डबल डेकर बस का अनुभव प्राप्त करे और प्योरली एक नया एक्सपीरियंस वो लेके जाए जहाँ जहाँ रिलीजियस प्लेसेस है। तो ये कंसेप्ट बेसिकली इसलिए हम लेके आए। अच्छा, ये बताइए, ये यूपी का महाकुंभ में पहला ये डबल डेकर बस का फूड कोर्ट है या रेस्टोरेंट है, लेकिन इसके पहले कहाँ कहाँ ये था, और ये क्या ये आप मानते हैं कि इसके बाद और कहाँ कहाँ इसको आप लगाना चाहेंगे और इसका विस्तार करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे? यस, हम लोग का इसका बेसिकली मेन गोल ये है कि हम लोग जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है जस्ट लाइक अयोध्या, तो नेक्स्ट हम अयोध्या में इसको प्लान करेंगे, और जितने भी यूपी में ऑल ओवर इंडिया, मतलब हम लोग का प्लान यही है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है हमारे इंडिया की, बिकॉज हमारी डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा है और हिंदू ट्रेडिशन और कल्चरल सिग्निफिकेंस के चलते मैंने ये डिसाइड किया कि हम एक स्टैंडिंग आउट रेस्टोरेंट से हटके कुछ अलग यूनिक कंसेप्ट लेके आए और अपने कस्टमर्स के लिए एक बेहतर डाइनिंग एक्सपीरियंस हो, उनको एक मेमोरेबल और डिलाइटफुल एक्सपीरियंस अनुभव हो। ठीक है, एक अच्छा अनुभव देने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन जो एक प्राइस है, कॉस्ट बहुत मायने रखता है, तो इसकी कीमतें कैसे रखी गई हैं? क्या क्या यहाँ पर खाने को मिलेगा और ये क्या पूरी तरह से वेजिटेरियन है? या ये पूरा बेसिकली जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हम लोग वहाँ वेजिटेरियन बेसिस पे ही इसको वो करेंगे, और फूड कोर्ट में जो हमने प्राइस रेंज रखा है अपने कस्टमर्स के लिए वो बिल्कुल मतलब फैमिली फ्रेंडली है और अफोर्डेबल है। क्या कुछ यहाँ पर मिलेगा, खासतौर पर अगर कोई स्नैक्स के लिए आता है, टी कॉफी के लिए आता है, तो क्या प्राइस उसको यहाँ पर देनी पड़ेगी? देखिए, स्नैक्स में हम लोगों ने जो बेसिक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और हरा भरा कबाब, ये बेसिक जो आइटम्स होते हैं उनका बेसिक नॉर्मल जो रेंज होता है, जो आपको मतलब किसी रेस्टोरेंट से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि रेस्टोरेंट में आपको हाई प्राइसेस आप पे करते हैं, बट आप यहाँ की जो मेन्यू रेंज देखेंगे नॉर्थ इंडियन स्नैक्स और चाइनीज का, तो वो बहुत ही अफोर्डेबल और कस्टमर फ्रेंडली है। महाकुंभ में विदेशियों की गहरी आस्था है, वहीं एक आश्रम में सभी 9 महामंडलेश्वर विदेशी हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि उन्हें सनातन धर्म बहुत अच्छा लगता है और सालों से वो भारत में रहकर सनातन धर्म से जुड़े हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जय गंगे माँ, हर हर गंगे। जय गंगा माँ। You feel very great here? Yes, Ganga Ma is mother. Every day when we bathe, when we have our snan in Ganga Ma, this is a purification. This is a washing that allows us into our liberated state, into our expanded state. Each morning when I go down to Ganga and have my snan, I feel such a sense of exuberance. And I see millions coming from around the world for this exuberance, for this purification, so we can step into our joy in life. If you want to feel God, meditation is the only process. Om Jai Jai Sai Ma. My name is Dayananda Das Maharaj. I'm from Israel, but I would say I'm from the mother India. For me, India is the mother of all. I feel here at home, and I live in Kashi also, and it's a great honor and privilege to be here. Message Bharat is giving to the whole world. Jai Jai Sama, Jai Shri Krishna. To be here in India at the Kumbh Mela is a true honor. It's a very high honor to be in the spiritual kingdom where so many millions of people are coming together for the purpose of connecting with Atma, the purpose of connecting with heart, with self, and to come all in this field of devotion, to look in each and every person's eyes, so much devotion, so much love there for Atma, for one another. It is truly amazing and truly a blessing to be here. From which country you are? And I live in my name is Swami Parameshwara Das. I live in Kashi and I'm originally from the United States. You are from the States? Yes. And you are in India since how many years? 30 years. 30 years. I've been with Mataji for 30 years. You have been with Mataji for 30 years. And how do you feel here, this spiritual world? How do I feel in the spiritual world? Well, this is the 5th Kumbh Mela I've been at, and I've been coming to India, to Bharat, for 30 years. So I feel, of course, I'm attracted. Very much so, I feel that I'm in my heart. Just as when I met my guru, I felt such love, prem, that I'd never felt before. And when I'm in India, I see all the joy and all the love of everyone when we're at the Sai Snan and we're going by and we're throwing flowers. The eyes and the love and the prem and the bhakti of everyone is what touches me. And that's why I've been coming for 30 years and I'm with my guru. Do you want to recite some mantra or shloka, yes. Sanskrit shlokas? Yes. Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mritoma Amritam Gamaya. प्रयागराज महाकुंभ में कल योगी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी और उसके लिए सभी मंत्रियों को आज ही प्रयागराज पहुंचने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और उससे पहले सीएम योगी के साथ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संगम में डुबकी लगाएंगे और इस बैठक में खासतौर से प्रयागराज से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। परेड ग्राउंड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। आपको बता दें, सीएम योगी ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान मंत्रियों की बैठक की थी। तो कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। योगी कैबिनेट की यहां पर बैठक होगी जिसके लिए सभी मंत्रियों को आज प्रयागराज पहुंचने को कहा गया है। कल सुबह 11 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कुल 54 मंत्री हिस्सा लेंगे और सभी मंत्रियों को आज ही पहुंचना है। आपको बता दें, कुल 130 VIP महाकुंभ में मौजूद रहेंगे। बैठक में पास होंगे कई प्रस्ताव। प्रयागराज से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। प्रयागराज में कल कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक से पहले संगम में स्नान करेंगे सभी और उसके बाद सीएम योगी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। इससे पहले साल 2019 में 29 जनवरी को प्रयागराज कुंभ के दौरान योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी और अब कल योगी मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है। प्रयागराज कुंभ के दौरान भी बैठक हुई थी और 2019 में और उसके बाद अब कल यानी सुबह 11 बजे महाकुंभ के दौरान भी कैबिनेट की बैठक होगी। कल महाकुंभ में योगी मंत्रिपरिषद की बैठक है। सभी मंत्रियों को आज ही प्रयागराज पहुंचने को कहा गया है।
कल महाकुंभ में योगी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी। कुल 54 मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। शामली के झंझाना में हुए पुलिस एनकाउंटर में 4 बदमाश ढेर हो गए। मेरठ की एसटीएफ टीम और मुस्तफा कग्गा गैंग के सदस्यों के बीच एनकाउंटर हुआ है। ढेर हुए बदमाशों में एक पर 1 लाख का इनाम था। एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील भी गोली लगने से बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनको गुरुग्राम के मेदांता रेफर किया गया है। जो बदमाश एनकाउंटर में मारे गए उनमें कग्गा गैंग का अरशद, मंजीत, सतीश और एक अज्ञात बदमाश शामिल है। अरशद सहारनपुर के बेहट थाना इलाके के लूट के एक मामले में वांछित था। उस पर एडीजी जोन ने 1 लाख का इनाम उन्होंने घोषित किया था और अरशद के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या समेत 16 मामले दर्ज थे। पुलिस को मौके से कार और कई असलहे बरामद हुए। एसटीएफ यूपी, जनपदीय पुलिस शामली और बदमाशों के बीच थाना झंझाना के एक गांव उदपुर, जो कि हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर है, मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सुनील की प्राथमिक उपचार पहले जिला करनाल और उसके बाद से मेदांता गुड़गांव में कराया जा रहा है और उसको 3 या 4 गोलियां लगी हैं और वो गंभीर स्थिति में है। इसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हैं। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था और ये 29 नवंबर को बेहट थाना, जो कि सहारनपुर जनपद में है, वहाँ एक रॉबरी में वांछित चल रहा था। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।